चुड़ैल की मूली ट्रेन। शाम के समय मालती एक मूली ट्रेन में अपने सिर पर मसालेदार मूली की टोकरी लिए मूली बेच रही थी। मूली ले लो, मूली, मसालेदार मूली, ताजा ताजा मूली, माल्टी की मूली ले लो। जो ना खाए वो पछताए, जो खाए उसे मजा आए। अरे कैसी दी है मूली? कितनी भी खाओ बहन जी, मैं बहुत सस्ती मूली बेच रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ खिलाओ। ये बोलते ही गीता उसकी मसालेदार मूली को खाकर कहती है, अरे तुम्हारी मूली में तो बड़ा स्वाद है, इसका चटपटा मसाला तो बहुत अच्छा है, जरा और नींबू लगा दो। ये लीजिए बहन जी, लगा दिया। अरे बहन जी, आप भी चखिए ना ये मसालेदार मूली। क्या बोला आपने? मैं आपको बहन जी दिखाई देती हूँ? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मुझे मूली खाना पसंद नहीं है, तो आप आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है लल्ली, लो एक बार। मूली खाने में क्या जा रहा है, बड़ा स्वाद है। जैसे तुम जिम में सलाद खाते हो, उसी तरह मूली भी तो सलाद है। आप पागल हो गई हैं क्या? मुझे नहीं खाना ये गंदा सा। मैं टमाटर खा लूंगी, घास वाला धनिया भी खा लूंगी, आंसू वाला प्याज भी खा लूंगी, पर ये पाद वाली मूली बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। काम्या गुस्से में थी कि गीता मूली खाकर जोर से पादती है, जिसकी आवाज किसी परमाणु बम से कम नहीं होती। उसकी बदबू सूंघते ही वो नाक बंद करती है। आहा, पेट की सारी गैस यहीं पर निकल गई। आय हाय, छी छी, कितनी गंदी बात मारी है इस आंटी ने। मूली वाली बात छोड़ी होगी, ऊपर से पापा को भी बस ये मूली वाली ट्रेन ही मिली थी। तरबूज ट्रेन, आलू ट्रेन, मैंगो ट्रेन, मिक्स फ्रूट ट्रेन थी, फिर भी इसी ट्रेन में बैठा दिया। सोचते ही दिमाग में बदबू आती है मुझे। अरे आंटी, आप अपनी मूली किसी और ट्रेन में जाकर बेचिए। मूली तो मैं तुम्हें खिलाकर ही मानूंगी। ये कहते ही वो औरत एक चुड़ैल के रूप में आकर उस लड़की को जबरदस्ती मूली खिलाने लगती है। ये देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं। गीता भी अपनी बची हुई मूली चुड़ैल को देखकर हट से खा लेती है। जल्दी से खा इसे, वरना तुझे मैं मार डालूंगी। जब तक तू भी इस मूली को खाकर पा देगी नहीं, मेरा काम पूरा कैसे होगा? हाँ? चुड़ैल, मुझे मत मारो, मत मारो, मैं अभी खाती हूँ। ये हुई ना बात। चुड़ैल के खौफ से वो लड़की जल्दी से मूली खा लेती है। तभी उसे पाद आता है और वो कंट्रोल करते हुए मन में कहती है, ओए माँ, कैसे कंट्रोल करूं? मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है। इस चुड़ैल ने जबरदस्ती मूली तो खिला दी, लेकिन अब पा दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस लड़के पर मैं इतनी देर से इम्प्रेशन जमा रही थी, उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आहा, मैं क्या करूं? अरे मुंह बनाकर क्या सोच रही है? कुछ नहीं। क्या हुआ बता? कुछ नहीं हुआ, बोला ना। काम्या, क्या हुआ? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। बताओ क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे क्या है, क्या हो गया? ना तुम्हें चैन है ना इस चुड़ैल को। तुम्हारी वजह से ही मैं पाद मारने के लिए मजबूर हो रखी हूँ, तो सूंघो अब। बेचारी काम्या चुड़ैल के चक्कर में मूली खा तो लेती है, साथ ही अपने फ्रस्ट्रेशन के साथ बड़े जोर का पाद भी निकाल देती है, जिसके बाद उसे बहुत शर्म आती है और चुड़ैल आसपास बैठे सभी लोगों को जबरदस्ती मूली खिलाती है। साथ ही वो लोग मूली खाकर कुछ देर बाद ही जहरीला पाद मारते हैं, जिसे सूंघते ही वो सभी लोग मर जाते हैं। तब चुड़ैल कहती है, जो मैं चाहती थी वो हो ही गया, लेकिन इस मूली ट्रेन में बैठकर आखिर लोगों ने मूली का स्वाद चख ही लिया। ये तो बस शुरुआत है, अभी इस पूरी ट्रेन में बैठकर सभी को मूली चखाऊंगी। मूली खाते ही ये लोग इतना जहरीला पा देंगे, जो भी सूंघेगा तुरंत मर जाएगा। ये चुड़ैल बड़ी ही अजीब किस्म की थी, पर ये कौन थी और ऐसा क्यों कर रही थी? क्या मूली खिलाकर चुड़ैल सच में ही लोगों को मारना चाहती थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को मारने के बाद चुड़ैल आगे के डिब्बे में जाकर अपना भेष बदलकर बाकी लोगों के साथ वही करती है जो उसने उन लोगों के साथ किया था। साथ ही वो उन्हें भी जबरदस्ती मूली बेचकर खिला देती है। ना खाने वाले इंसान को चुड़ैल खुद पाद मारकर मार डालती थी। बाकी का काम तो आधे लोग मूली खाकर ही कर दिया करते थे। मूली ले लो, मूली, ताजा ताजा मूली। गर्मी के मौसम में मूली खाकर गर्मी से बचे। खाइए मसालेदार मूली, खाइए खाइए। सुनिए ना, जरा मुझे 2 मूली पर मसाला लगा कर देना, और हाँ, नींबू मत डालना। जी ये लीजिए,
खाइए और बताइए कैसा है। अरे सुनीता, पागल हो क्या? जानती हो ना मुझे मूली पसंद नहीं है। कुछ ही देर में तुम पाद मारती फिरोगी फिर। अरे हमें कोई मसाले वाली मूली नहीं लेनी, वापस कर लो इसे। अजी क्यों जी? मुझे मूली वापस नहीं करनी। एक तो तुम मुझे घर में भी मूली का पराठा बनाने नहीं देते, खुद नहीं खाते तो मुझे तो खाने दो। सूंघ लेना थोड़ा सा पाद मेरा, मर तो नहीं जाओगे। लड़ो लड़ो और लड़ो, मेरी मूली खाने के बाद सच में ही सूंघ कर मरने वाले हो। जहरीली मूली का जहरीला पाद। मैंने बोल दिया ना, तुम ये मूली नहीं खाओगी। एक तो लाई भी मूली की ट्रेन में हो। ये कहते ही गिरीश अपनी पत्नी के हाथ से वो मूली लेकर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आकर सबसे पहले उसी को मूली खिलाती है और बाकी लोग बेहद डर जाते हैं। चुड़ैल उसे भी अपने गुस्से से मूली खिला देती है। फिर विस्फोटक भयंकर पाद की आवाज और बदबू से वो लोग भी मर जाते हैं। इन लोगों को इस तरह मारकर बड़ी खुशी हो रही है, एक सुकून सा मिल रहा है। अब मुझे अगले डिब्बे में जाना होगा। ये सब होता हुआ अगले डिब्बे से जुड़ा रोहन देख लेता है। इसका मतलब अब ये चुड़ैल इस डिब्बे में आकर लोगों को मारने वाली है। अरे मुझे लोगों को बचाना होगा, पर कैसे? ये बोलते ही रोहन सब लोगों को अपने मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए कहता है, साथ ही मूली खरीदने से भी इनकार करता है। तभी चुड़ैल वेश बदलकर मूली बेचती है और लोग कहते हैं, चुड़ैल, हम तेरी असलियत जानते हैं कि तू औरत के भेष में एक चुड़ैल है जो मूली बेचकर लोगों को मार रही है। बेहतर होगा तू चुपचाप यहाँ से चली जा, हम तेरे झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें तो मरना होगा। पर क्यों आखिर? तुम्हें लोगों को इस तरह मारकर क्या मिल रहा है? सुकून, सुकून मिल रहा है मुझे भी तो इसी तरह मारा था आज से 1 साल पहले। मैं भी इस ट्रेन से अपने गांव जा रही थी, मुझे मूली बहुत पसंद थी। मैंने इस ट्रेन में मूली खरीदी और खा ली, जिसके बाद मैंने बहुत गंदा पाद मारा। मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, आसपास के लोग मुझे बोलने लग गए। अरे पागल हो क्या? इतना गंदा पाद मार रही हो? जाओ यहाँ से, यहाँ मत बैठकर खाओ। हाँ हाँ जाओ। मैं क्यों जाऊँ? यही रहूंगी और यही मूली खाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोगों के मना करने पर भी मालती और मूली खाकर वहीं पाद मारती है, जिससे लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और उसे धक्का मुक्की करके ट्रेन से बाहर करने की कोशिश करते हैं। इतने में वो ट्रेन से फिसलकर मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने जादू से उस ट्रेन को मूली ट्रेन बनाती है और वहाँ मूली बेचने लगती है। इसीलिए मैं यही सब तुम लोगों के साथ करना चाहती हूँ। बेमौत मारा मुझे। इसका मतलब इस ट्रेन को ही जलाना होगा, मुझे और लोगों को भी बाहर निकालना है। ये कहते ही रोहन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में सबको खबर कर देता है और अगले स्टेशन पर उतरवा लेता है, जिसके बाद सभी लोग स्टेशन से मिट्टी का तेल लेकर उस ट्रेन को जला देते हैं। मूली ट्रेन के साथ ही वो चुड़ैल भी भस्म हो जाती है। फिर सब ठीक हो जाता है। भूतिया मदारी का जादुई बंदर। बिरजू अपनी पत्नी प्रीति के साथ शहर में रहता था। प्रीति 3 साल के बच्चे रवि की माँ और 6 महीने की पेट से गर्भवती थी। वहीं बिरजू अपने बंदर झुमरू के साथ मिलकर मदारी का खेल दिखाकर पैसा कमाता था और अपने घर का खर्चा उसी से चलाता था। ऐसे ही दोपहर के समय बिरजू अपना झोला लिए बच्चों को मदारी का खेल दिखाने जाता है। तभी झुमरू से कहता है, झुमरू झुमरू बेटा, जरा इन बच्चों के आगे कबड्डी करके तो दिखा। ऐसे बोलने से उसका बंदर उसके डमरू के ध्वनि पर नाच के दिखाता है। तो कभी कल्टी मारता है, कभी चश्मा लगाकर इधर उधर कूदता है। मदारी के खेल दिखाने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पैसे देने लगते हैं। तभी मदारी कहता है, क्या मेरे शेर बच्चे, इन सब से पैसे लेकर आ। मदारी के इतना कहते ही बंदर सबसे पैसे लेकर आता है। जब एक लड़की पैसे नहीं देती तो बंदर उसके हाथ से पैसे छीन कर लाता है और मदारी को दे देता है। वाह मेरे झुमरू, जा लोगों से और पैसा बटोर। आज तो अच्छी कमाई हो गई है भाई, सारे पैसे जाकर मैं अपनी बीवी को दूंगा। मदारी खेल दिखाकर बंदर के साथ सड़क पार कर ही रहा था कि 2 गुंडे उससे पैसे छीनने के लिए आते हैं और जब बिरजू पैसे देने से इनकार करता है
तो वो उससे कहते हैं, चल पैसे निकाल, वरना इस चाकू से तुझे मार डालूंगा। चल चल जल्दी कर। ये पैसे मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, मैं नहीं दूंगा इन्हें। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। नहीं देगा ना पैसे तो ये ले। ऐसा बोलते ही वो गुंडा बिरजू को चाकू से मार डालता है और उसके पैसे छीनकर दोनों भाग जाते हैं। झुमरू अपने मालिक के लिए कुछ नहीं कर पाता। तभी बिरजू एक भूतिया मदारी बन जाता है। वहीं बंदर प्रीति को खबर करने घर जाता है और उसकी साड़ी पकड़कर उसे बिरजू तक लेकर आता है। प्रीति बच्चे को गोद में उठाकर अपने पति की ओर जाती है। उसकी मौत देखकर वो रोते हुए कहती है, बिरजू जी ये क्या हो गया आपको? ऐसे छोड़कर आप मुझे क्यों चले गए? कम से कम हमारे छोटे से बच्चे का तो ख्याल किया होता। आपके बिना मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? अपनी लाश के आगे प्रीति को रोता हुआ देख भूतिया बिरजू बहुत उदास होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं खुद को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मरने के बाद भी तुम्हारा और बच्चे का उतना ही ख्याल रखूंगा जितना पहले रखा। तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। झुमरू, झुमरू, यहाँ आओ। भूतिया बिरजू किसी को दिख नहीं सकता था, लेकिन झुमरू को दिख रहा था और तभी वो झुमरू को एक जगह बुलाकर कहता है, झुमरू, झुमरू, तू मुझे देख सकता है ना? मेरी एक बात मानेगा? सुन, तू प्रीति का ख्याल रखना और मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तू मदद करेगा ना मेरी? झुमरू, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। रुक, मैं कुछ करता हूँ। भूतिया बिरजू ऐसा कहकर बंदर को जादू से बोलने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके बाद झुमरू कहता है, मालिक, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन और रवि का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ आप उनकी पैसे से मदद करना चाहते, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया झुमरू, मेरी बात समझने के लिए। हम शाम से ही करतब दिखाना शुरू करेंगे। हाँ मालिक, आप डमरू बजाना, आप जैसा बोलेगे मैं वैसा ही करूँगा। बस फर्क इतना होगा, आप किसी को दिखाई नहीं दोगे, लेकिन मैं आपके डमरू पर ही नाचूंगा। इतना कहते ही शाम में दोनों मदारी का खेल दिखाने रोड के चौराहे पर पहुंच जाते हैं, जहां भूतिया मदारी डमरू बजाता है और झुमरू उसके इशारों पर करतब दिखाता है तो कभी नाचता है, जिसे देखकर आसपास के लोग खुश हो जाते हैं। दर्शकों, भाइयों और बहनों, आओ और मेरा बेहतरीन नृत्य और कलाकारी देखकर खुश हो जाओ। अरे प्याले बंदर, जिला उछलकर तो दिखाओ। बहुत ऊंचा, ये वाओ। अच्छा, अब तो मेरा जादू देखो, मैं कितनी ऊंची छलांग लगाता हूँ। अरे वाह, ये बंदर तो बोलता भी है। अरे तो ये तो देखो देखो, बोलने वाला बंदर है। अरे ये बंदर तो बोलता भी है, चलो इसका जादू देखते हैं। उस बच्चे के कहने पर झुमरू ऊंची छलांग लगाकर दिखाता है तो कभी अपने हाथ में से गमला निकाल कर दिखाता है। इस तरह से वो छोटे छोटे जादू करके लोगों का दिल जीतता है और फिर एक पोटली ले जाकर उनसे पैसे बटोरता है। वो पैसे एक पोटली में बांधकर अपने मालिक को देता है। तभी बिरजू कहता है, नाना झुमरू, तुम मुझे ये मत दो, जाकर अपनी मालकिन को दो, उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। जी मालिक। इस तरह झुमरू सारे पैसे लेकर प्रीति के पास पहुंचता है और उसे देते हुए कहता है, मालकिन, मालकिन, ये आपके पैसे, ये लीजिए और घर का राशन और अपनी दवाई ले आइए। झुमरू, झुमरू, तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने तो पहले कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं देखा, तो आज? और ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे? मालकिन, मालकिन, मेरे जाने के बाद क्या पता बजरंगबली ने मुझे आपका सहारा बनने के लिए आवाज दे दी हो, और ये पैसे तो मैं करतब करके लाया हूँ, जो मैं पहले भी करता था। शुक्र है बजरंगबली की लीला अपरंपार है, उन्होंने मेरा सहारा तुम्हें बना दिया, वरना मैं अपने रवि और आने वाले बच्चे को कैसे पालती।
मुझे बिरजू जी की बहुत याद आती है। आप यही समझो कि वो आसपास है, वो आपको छोड़कर कभी गए ही नहीं। हाँ प्रीति, मैं तुम्हें बहुत प्यार और याद करता हूँ। तुम्हें देख देख कर ही दूर से खुश रहता हूँ। बस तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। पता है मालकिन, मालिक आपसे कह रहे हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों बच्चों का ख्याल रखिए। हाँ, सही कहती हूँ झुमरू। तभी रवि रोने लगता है और प्रीति उसे चुप कराती है। वक्त बीत जाता है। इस तरह झुमरू और भूतिया मदारी अपना खेल दिखाकर पैसे कमाकर प्रीति को दे दिया करते थे। इस बात से प्रीति बेखबर थी। वहीं एक दिन बिरजू को वो दोनों गुंडे नजर आते हैं। तभी वो उनकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से आज मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं हूँ। उसे मेरी इस टाइम कितनी जरूरत थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। बिरजू उन दोनों को मारकर अपना बदला ले लेता है और वहीं प्रीति को लेबर पेन शुरू होता है और उसकी बेहोशी में बिरजू गाड़ी चलाकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, जहां कुछ देर बाद प्रीति की एक प्यारी सी लड़की होती है। बिरजू अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और झुमरू को कहता है, झुमरू, इस कमजोर परिस्थिति में तुमने मेरा और प्रीति का बहुत साथ दिया है। शायद मैं उस चीज का खुद पर से कभी एहसान न उतार पाऊं। मालिक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने भी तो मेरा बहुत ध्यान रखा है, मुझे खाना खिलाया अपने बच्चे की तरह, तो इसमें एहसान कैसा? आप निश्चिंत रहिए। भूतिया बिरजू अपने बच्चे को गोद में उठाकर गले से लगाता है। बच्चे को हवा में देखकर प्रीति हैरान हो जाती है और चिल्लाती है। तभी झुमरू कहता है, मालकिन आप डरिए मत, ये मालिक है जिसने बच्चे को गोद में उठाया है, वो मिलने आए हैं उससे। झुमरू, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो कैसे आ सकते हैं भला? प्रीति की बात सुनकर झुमरू उसे बिरजू के बारे में सब बता देता है। तभी बिरजू उसके सामने आकर कहता है, प्रीति, मरने के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है और मदारी का खेल दिखाकर झुमरू ही मेरे साथ पैसे लाकर तुम्हें देता था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें तकलीफ न हो, और अब जब हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया है तो मुझे चलना चाहिए। मैं जानता हूँ आगे की जिम्मेदारी तुम झुमरू के साथ बखूबी से उठा लोगी। ये बोलते ही बिरजू वहाँ से गायब हो जाता है। रात का समय था। अंजू अपनी माँ अंजना के साथ रहती थी। अंजना अंजू की सौतेली माँ थी। अरे नास पीटी, कहाँ मर गई? घर का काम तेरा बाप करेगा क्या? सारा का सारा काम छोड़ देती है। भैंस जैसी हो रही है और हमेशा आराम फरमाती रहेगी। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा वैसे ही मैं छोटे बर्तन धो दूंगी। इतना सुनते ही अंजना अंजू को बेरहमी से मारने लगती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची की आत्मा आ जाती है, जिसके काले खुले हुए लंबे बाल और भयानक चेहरा था। चुड़ैल अंजना के शरीर पर से चद्दर हटाती है। अंजना की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और उठकर वो इधर उधर देखने लगती है और खुद से बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी चद्दर खींची है? शायद ये मेरा वहम होगा। थोड़ी देर बाद अंजना एक बार फिर सोने के लिए चली जाती है। तभी उसको कुत्ते की रोने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अंजना एक बार फिर सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे किचन से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और वो उठकर किचन की तरफ जाकर देखती है। तब उसके वॉश बेसिन के नल में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था। ये देखकर अंजना बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो भागते हुए अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी सीढ़ियों पर उसको किसी 3 बच्चों की आत्मा दिखाई देती है और वो आत्मा आपस में बात करते हुए बोलती है, दीदी देखो, ये औरत भी सौतेली माँ है। इसने भी अपनी बेटी को परेशान किया है। तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। वो दोनों आपस में बात करके अंजना के पास जाने लगती है। ये देखकर वो 2 आत्मा उसकी तरफ आ रही हैं कि तभी अंजना वहां से भागने लगती है।
जैसे ही वो भागने के लिए पीछे मुड़ती है कि वहां पर एक 2 साल के बच्चे की आत्मा सामने आ जाती है। उनकी आत्माओं को देखकर अंजना दंग रह जाती है। तभी पीछे से एक आत्मा उसको हवा में उड़ा देती है और हवा में लुढ़काते हुए दूसरी आत्मा के पास फेंकती है। दूसरी आत्मा उसके पैरों को पकड़कर पहली आत्मा के पास फेंक देती है। वो दोनों आत्मा अंजना के शरीर के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। ये देखकर अंजना बोलती है, बाप रे बाप, तू मुझे इस तरह फुटबॉल बनाकर क्यों मार रही है? आखिर मैंने तुम चुड़ैलों का क्या किया है? तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन हम दोनों बहनें तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। और तुझे तेरी मौत की वजह जरूर मिलनी चाहिए। तू एक सौतेली माँ है और तुम जैसी सौतेली माँ अपने बच्चों को कभी अपना नहीं समझती और उन पर अत्याचार करती रहती हो। इसीलिए हम दोनों बहनें तुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। अंजना आगे कुछ कहती कि इससे पहले उन दोनों बहनों ने पहले तो उसके दोनों हाथ तोड़ दिए, उसके बाद उसकी गर्दन उल्टी कर दी, जिसके बाद अंजना की बेरहमी से मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले अंजना की इतनी भयानक मौत देखकर घबरा जाते हैं। उस गांव की भीड़ में एक मोहिनी नाम की औरत ये सब देख रही थी और वो डरते हुए अपने घर में चली जाती है। उस गांव में अब आए दिन लोगों की मौत होने लगी। गांव में इतनी सारी मौतें देखकर गांव का एक आदमी मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, हमारे गांव में जरूर किसी चुड़ैल का साया है, क्योंकि आए दिन गांव में महिलाओं की लाश दिख रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे गांव में महिलाएं बचेंगी ही नहीं। हाँ, तुम सभी गांव वाले सही बोल रहे हो। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर गांव में क्या चल रहा है, इसका पता कैसे लगाएं? मुखिया जी, अपने गांव के जंगल वाले पहाड़ पर भैरव बाबा की पूजा करने वाले एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो काफी शक्तिशाली हैं। क्यों ना हम उनके पास जाकर अपने गांव की समस्या का हल ढूंढें? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमें अपने गांव के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वो सभी इतना बोलकर जंगल के पहाड़ी पर जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो सभी लोग तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। गांव वालों को देखकर तांत्रिक बाबा उनसे बोलता है, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम जिस चीज के लिए आए हो उसका जवाब मैं तुम्हें देने के लिए ही बैठा हूँ। तुम्हारे गांव में 3 बच्चों की आत्मा भटक रही है, जिसमें से 2 बहनें और उनका एक 2 साल का भाई है। वो दोनों आत्माएं ज्यादा बड़ी नहीं हैं, बल्कि एक 15 साल की है और दूसरी 12 साल की। वो गांव में औरतों को मार रही हैं। वो किसी भी को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं, ये हमें जानना होगा। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। अब जब आपको सारी चीजें पता ही हैं, तो आप ही हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हम उन चुड़ैलों से मुक्ति पा सकें। तू चिंता मत कर बेटा, उस आत्मा का हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले उस आत्मा का सच जानना पड़ेगा और उसके सच जानने के लिए हमें उन आत्माओं को यहाँ पर बुलाना होगा। इतना कहकर तांत्रिक सभी को एक गोले में बिठा देता है और बोलता है, सभी लोग एक दूसरे का हाथ टाइट से पकड़ लो और अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक मैं न बोलूं, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी को भी मार देगी। इसलिए जब तक मैं न बोलूं इस गोले में से कोई भी उठकर बाहर मत जाना। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम नमो काली भैरवा, चुड़ैलों की आत्मा यहाँ प्रकट हो। ओम नमो काली भैरवा, चुड़ैलों की आत्मा यहाँ प्रकट हो। बम। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने के साथ ही वो तीनों आत्माएं वहां आ जाती हैं, जिसमें से पहली चुड़ैल बोलती है, क्यों बुलाया है तूने हमें? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तांत्रिक, जो तू अपनी जान पर खेलकर इन गांव वालों की जान बचा रहा है? तू इन सभी गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख तांत्रिक, मेरी इन गांव वालों से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं इस गांव में से किसी फालतू लोगों को मार रही हूँ। मैं सिर्फ सौतेली माँ को मार रही हूँ और सौतेली माँ में से भी उन माँ को मार रही हूँ जो कि अपने बच्चों पर अत्याचार करती हैं और उन्हें बेरहमी से मारती पीटती हैं, क्योंकि मेरे और मेरे भाई बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सौतेली माँ ने हम लोगों पर इतने अत्याचार किए और उसके बाद हमें मार दिया। आखिर तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? कुछ साल पहले की बात है। क्यारा और काजल दोनों बहनें अपने एक छोटे भाई विक्की और अपनी एक सौतेली माँ मोहिनी के साथ रहती थी। काजल के माता पिता का देहांत बहुत समय पहले हो गया था।
मोहिनी अपनी दोनों बेटियों से घर का सारा काम करवाया करती और जिस दिन उन दोनों में से किसी को भी काम करने में देरी हो जाती तो उन दोनों को बहुत ही मारा करती। एक दिन मोहिनी घर में सो रही थी और विकी की तबीयत खराब हो रखी थी और इसलिए वो बार बार रो रहा था। हे भगवान, मैं तो इस लड़के से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इतना कोई रोता है, मन तो कर रहा है इसका गला दबाकर मार दूं। अरे काजल, अपने भाई को चुप करवा ले। माँ, मैं इसको चुप करवा रही हूँ लेकिन ये चुप हो नहीं रहा। इसको शायद से बहुत तेज बुखार है। आप एक बार इनको दवाई दिलवा दो, क्या पता दवाई खाने के बाद ये ठीक हो जाए। माँ, हे भगवान, मैं तो इन लोगों से दुखी हो रखी हूँ। इसका बाप भी मर गया और इन 3 बच्चों को मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए यहाँ पर छोड़ गया। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, पता नहीं कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसको तो मैं डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने बाहर ही मार कर आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो उठकर विकी के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी क्यारा उससे बोलती है, अरे माँ, आप विक्की को कहाँ लेकर जा रही हैं? तेरे भाई को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। तुम तीनों भाई बहन ने तो मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। तुम लोग मुझे जीने थोड़ी ना दोगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है कि तभी काजल आती है और अपनी बहन से बोलती है, क्यारा, माँ विक्की को लेकर कहाँ गई है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? माँ तो विक्की को डॉक्टर के पास ले गई है। क्यारा, माँ विक्की को किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि उसे मारने के लिए ले गई है। तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां वो देखती है कि मोहिनी ने बेरहमी से उसके छोटे भाई विकी को मार दिया। मोहिनी जैसे ही पीछे पलटती है कि तभी वो देखती है कि काजल और क्यारा दोनों ने ही उसको विकी को मारते हुए देख लिया। थोड़ी देर बाद मोहिनी ने क्यारा और काजल को भी छुरा भोंक कर मार दिया। हम लोगों की क्या गलती थी? हम लोग तो अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी अपनी बेटी नहीं समझा। उसने हमें उस दिन मार तो दिया और हमने हमारा शरीर छोड़ भी दिया, लेकिन हमारी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू ऐसे नहीं कर सकती। तांत्रिक, हम तीनों भाई बहन तुमसे वादा करते हैं कि हम गांव में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैं अपनी और अपने भाई बहन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम इस गांव वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी? तांत्रिक, मैं इस गांव में तो हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं तुमसे वादा कर रही हूँ मैं किसी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी सौतेली माँ ने मेरे जैसा किसी के साथ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ और मैं तेरा साथ दूंगा। इतना कहकर तीनों भाई बहन मोहिनी के पास जाते हैं और एक बार फिर वो मोहिनी को भयानक मौत दे देते हैं, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। तब से उस गांव में किसी भी औरत की मौत नहीं हुई और सभी गांव वाले अब खुशी से रहने लगे। अखबार बांटने वाली चुड़ैल। प्रवीण नींद में टेबल पर हाथ मारकर कुछ ढूंढता है, पर तभी उसका हाथ गरम गरम चाय से जल जाता है और वो चिल्लाकर उठ जाता है। मर गया। सुधा, अरे सुधा, कहाँ हो तुम? इतनी भी समझ नहीं है कि चाय को कहाँ रखते हैं? तुम्हें पता नहीं है कि आंख खुलते ही मुझे सुबह न्यूज़पेपर चाहिए होता है। सॉरी, माफ कर दीजिए, वो न्यूज़पेपर आज टाइम से नहीं आया है, इसलिए मैंने सिर्फ चाय रख दी। चाय पसंद है, लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर के साथ। मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर सुधा फ्रिज से बर्फ के टुकड़े प्रवीण के हाथों पर लगा देती है, जिससे उसे आराम मिलता है। इतने में डोर बेल बजती है और सुधा कहती है, लगता है न्यूज़पेपर वाला आ गया, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगा। ये बोलकर जैसे ही प्रवीण बाहर जाकर न्यूज़पेपर उठाकर उसे पढ़ने के लिए खोलता है तो उसमें खून से लिखा होता है, आज तेरा आखिरी दिन भी खत्म हुआ, उल्टी गिनती शुरू कर दे क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। सुधा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पढ़कर प्रवीण डर कर न्यूज़पेपर को फाड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा मुझे। प्रवीण सहम कर जमीन पर बैठा ही था कि एक औरत साइकिल चलाते हुए घंटी मारती है
और एक अखबार प्रवीण की ओर फेंकती है। प्रवीण उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और डरते हुए उस अखबार को खोलता है। मैं वापस आ गई हूँ और तुझसे बदला लेकर ही रहूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये सब झूठ है, मेरा वहम है। सुधा, अरे सुधा जल्दी आओ। क्या हुआ? आप इतनी आवाज क्यों लगा रहे हैं? और ये माथे पर पसीना? देखो देखो इस अखबार में खून से क्या लिखा है। प्रवीण के कहने पर सुधा उस अखबार को पढ़ती है जिसमें नॉर्मली दैनिक समाचार लिखा हुआ था। कुछ भी तो नहीं लिखा, कोई खून वून नहीं है। आप पागल हो गए हैं क्या? जरूर कोई डरावना सपना देख रहे होंगे। जाइए, थोड़ी देर और सो जाइए। तुम सही कह रही हो। ये बोलकर प्रवीण सोने चला जाता है। आखिर प्रवीण उस अखबार को पढ़कर इतना क्यों डर गया? क्या कोई उसके साथ ये सब जानबूझकर कर रहा था, या सच में ही इस बात के पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या साइकिल वाली औरत का प्रवीण से कोई नाता था? इन सब बातों को जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही प्रवीण अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वो साइकिल वाली चुड़ैल ही होती है, जो उसका भी झटके से गला पकड़कर कहती है, क्यों प्रवीण, नींद पूरी हुई या नहीं? चल कोई बात नहीं, मैं वापस आ गई हूँ ना, तो मैं तुझे हमेशा के लिए सुला देती हूँ। फिर तेरी बीवी भी परेशान नहीं होगी। बेचारी को रोज अखबार जो देना पड़ता है तुझे, और तू उसे गालियाँ सुना देता है। मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे बख्श दो। मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन तूने अपने मन की ना। आज मुझे मौका मिला है तो तुझे जिंदा तो छोड़ नहीं सकती, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही चुड़ैल प्रवीण को जान से मार डालती है, जिसके बाद उसकी बीवी बहुत रोती है। ऐसे ही वो चुड़ैल कबीर पाठक के घर के आगे साइकिल की घंटी बजाकर अखबार फेंकते हुए बोलती है, अखबार ले लो, ताजा अखबार ले लो, खबर पढ़ लो ताजा। आवाज सुनकर कबीर अखबार को जैसे ही पढ़ने के लिए खोलता है तो उसमें खून से लिखे शब्दों को डरते हुए पढ़ता है, तेरा कोठा भी पूरा हो चुका है, अब तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। चंद पल की जिंदगी जितना जीना चाहता है जी ले, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ। राधिका। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं राधिका वो नहीं आ सकती, उसे तो हमने ठिकाने लगा दिया था। और ये खून से लिखा हुआ अखबार यहाँ कैसे आया? कहीं वही तो ये देखकर नहीं गई, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। कबीर ये बोलकर जैसे ही मुड़ता है तो उसके पीछे चुड़ैल राधिका को देखकर बेहद डर जाता है और अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी चुड़ैल उसका कॉलर पकड़कर कहती है, सही बोला तू, मैं यही हूँ तेरे पास, पर तूने तो मुझे अभी तक याद भी नहीं किया। खैर, वैसे भी कोई अपने कर्म कांड को इतनी जल्दी भुला भी कैसे सकता है। चुड़ैल राधिका, देखो मुझसे दूर हटो, छोड़ो मुझे और चली जाओ यहाँ से। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन तेरी जान लेकर जाऊंगी। तुझसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी मैं, कबीर पाठक। देखो देखो मुझे छोड़ दो, मेरी अभी अभी बेटी हुई है, मुझे उसके साथ वक्त बिताना है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। वाह, कितनी आसानी से तूने बोल दिया मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना है। मेरा भी तो परिवार था, मुझे भी उनके साथ रहना था। मेरे बिना कैसे रो रहे होंगे वो, कैसे गुजारा चलाया होगा उन्होंने, ये सोचा तुमने? क्या तेरी माफी से वो सब चीज मैं भूल पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिसाब तो पूरा तब होगा जब मौत के बदले मौत दी जाएगी। ये कहते ही चुड़ैल उसके पेट में छुरा घोंपकर मार डालती है। मार डाला, इसे भी मार डाला। अब बस राकेश और समीर बचे हैं, उन्हें भी ठिकाने लगा दूं मैं, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा। इसी तरह चुड़ैल राकेश की भी जान ले लेती है और अब वो समीर को भी इसी तरह न्यूज़पेपर देकर उसे मारने वाली होती है कि तभी उसकी पत्नी रीटा उसके सामने आकर समीर की ढाल बन जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने पति को मारने नहीं दूंगी। तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। मैं निर्दोष लोगों को बिल्कुल नहीं मारती। बेहतर होगा तू मेरे सामने से हट जा। आज इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और क्यों मेरे पति को मारना चाहती हो? क्या किया है इन्होंने? तुम्हारा पति कोई दूध का धुला नहीं है। इसकी कड़वी सच्चाई मैं तुम्हें आज बताती हूँ। 1 साल पहले की बात है। मैं राधिका
अखबार बांटने का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के सारे अखबार मैंने बांट दिए थे। मैं अपना काम खत्म करके मिल में जैसे ही आई तो वहाँ के बॉस ने बोला, अरे शेखर तो आज रात को आ ही नहीं पाएगा, तो हमारे न्यूज़पेपर दूसरे डिपार्टमेंट तक कैसे डिलीवर होंगे? अगर ये पेपर रात में नहीं पहुंचे तो सुबह भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई तो बताओ कौन करेगा? अरे उसे मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा। अगर मैं इस चीज के लिए हाँ कर दूं तो मैं आई बाबा की आंखों का इलाज करवा पाऊंगी। इन पैसों से हाँ कर देती हूँ सर, मैं करूंगी ये काम। राधिका, मुझे गर्व हुआ कि तुम ये काम करोगी, लेकिन काम रात में होगा। क्या तुम कर पाओगे सेफ्टी के साथ? सर आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो अंशुमन से एड्रेस लेकर उस जगह पर न्यूज़पेपर पहुंचा देना। बॉस की बात सुनकर राधिका रात में न्यूज़पेपर के बंडल लेकर दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में 4 लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती करने लगते हैं। छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ। कबीर सर, आप अपने डिपार्टमेंट की लड़की को भी आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? हाँ तो क्या हुआ, हम तुम्हें जानते हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुमसे मिलने तो आ ही सकते हैं हम सब। राधिका अपने आप को उन लोगों से छुड़ाती है, मगर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और जब राधिका भागती है तो वो उसे मार डालते हैं और डर के मारे उसे जिंदा पास के पार्क में दफना देते हैं। बताओ क्या गलती थी मेरी? सिर्फ अपने माँ बाप का सोचकर मैं उस रात निकली, लेकिन इन लोगों ने, जिसमें तुम्हारा पति शामिल था, उन सब ने मेरे साथ बदसलूकी की और मुझे मार डाला। इसीलिए मैं इन्हें मार डालूंगी। ये बोलकर चुड़ैल उसके पति को भी मार डालती है और अपना बदला लेकर वो हमेशा के लिए चली जाती है। रात के 2:30 बज रहे थे। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी चुड़ैल प्रेग्नेंट माया के पास जाती है और उसका गला काट कर कहती है, मार डालूंगी, इस गांव में एक एक करके सबको मार डालूंगी, किसी भी गर्भवती औरत को नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। 2 दिन बाद चुड़ैल फिर किसी गर्भवती औरत के घर में जाती है और उसकी गर्दन काट देती है। अगले दिन उसी औरत का पति रोते हुए बोलता है, मार डाला, मेरी बीवी को मार डाला, जरूर उसी चुड़ैल ने मेरी बीवी को मारा है, उसकी गर्दन काट दी। गांव के सभी लोग हरिया की बीवी की कटी गर्दन देखकर कहते हैं, हाय हाय, कितनी बेरहमी से वो चुड़ैल इसकी गर्दन काट दी। हाँ, बेचारी गर्भवती थी और उसका बच्चा भी मर गया। बेचारे हरिया पर क्या बीत रही होगी। अरे अरे, तुझे याद है कुछ दिन पहले मेरे सामने वाली पड़ोसन के भी बच्चा होने वाला था और उसको भी गर्दन से ही काटा था। लगता है गांव में गर्दन काटने वाली चुड़ैल आ गई है, जो सिर्फ गर्भवती औरतों को ही मार रही है। शाम होती है। चुड़ैल फिर आकर किसी गर्भवती की गर्दन काटकर चली जाती है और सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब धीरे धीरे गांव में गर्दन काटने वाली चुड़ैल की दहशत फैल जाती है। गर्भवती औरतें अब गर्भवती होने से डरती हैं। आखिर ऐसी क्या बात थी जो गर्दन काटने वाली चुड़ैल सिर्फ गर्भवती औरतों को ही मारती थी, और इसके पीछे क्या राज है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रजत शाम को खेत से लौटकर अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी काव्या उसे पानी देकर कहती है, आप आ गए, ये लीजिए पानी। और तुमसे कितनी बार कहा है, तुम उठा मत करो, मैं सारी काम खुद कर लूंगा। बच्चे को कुछ हो गया तो? अजी धीरे बोलिए, अगर चुड़ैल को पता चल गया तो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगी। तुम फिक्र मत करो, हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। लेकिन कुछ महीनों में मेरा गर्भ दिखने लगेगा, तब चुड़ैल आ गई तो? तुम डरो मत काव्या, मैं तुम्हें इस गांव से किसी दूसरे गांव में भेज दूंगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और चुड़ैल वहां आकर डरावनी आवाज में कहती है, आई सी यू, मैं आ गई, अब तुम कैसे अपने बच्चे को बचाओगी? चुड़ैल, गर्दन काटने वाली चुड़ैल। दूर रहो मेरी पत्नी से, खबरदार जो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी के पास आने की कोशिश भी की, नहीं तो। वरना क्या करेगा तू? हाँ, मुझे मारेगा? चला, मैं तुझे मौका देती हूँ, जो कर सकता है कर ले। नहीं जी, आप इसकी बातों में मत आइए। नहीं काव्या, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर रजत पास पड़े डंडे से उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे चुड़ैल को कुछ नहीं होता।
तभी वो रजत की गर्दन पकड़कर हवा में उठाकर दीवार पर पटक देती है और कहती है, किसी की बस की बात नहीं है जो मुझसे जीत जाए। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। अब तेरी बारी, तू कभी माँ नहीं बन पाएगी। मैं किसी को भी इस गांव में माँ नहीं बनने दूंगी। मार डालूंगी सबके बच्चों को, मार डालूंगी। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बीवी और बच्चे को। रजत के आगे चुड़ैल काव्या की गर्दन काट देती है, जिससे काव्या का बच्चा वहीं गर्भ में मर जाता है। ये देखकर रजत टूट जाता है और रोते हुए कहता है, चुड़ैल तूने ठीक नहीं किया, मेरी हंसती खेलती जिंदगी तूने बिगाड़ दी। मरेगी तू भी, बहुत बुरी मौत मरेगी। अरे मैं पहले से मर चुकी हूँ, तो तू क्या मुझे बुरी मौत देगा? उसी का बदला तो इस गांव वालों से ले रही हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई औरत इस गांव में गर्भवती नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल चली जाती है। वहीं रजत अपनी पत्नी का बदला ले रहा और दूसरी गर्भवती औरतों को बचा लिए एक तांत्रिक बाबा पास पहुंच जाता है और सब उसे बता देता है। जिसके बाद वो तांत्रिक कहता है, तुम चिंता मत करो बालक, अब इस चुड़ैल का अंत होकर ही रहेगा। तभी तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करके उस गर्दन काटने वाली चुड़ैल को बुलाता है। जिसके बाद वो चुड़ैल उस तांत्रिक के सामने आ जाती है और कहती है, ए तांत्रिक, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? बता, तू क्यों गर्भवती औरतों की गर्दन काटकर हत्या कर रही है? तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस पर भस्म फेंकता है और ध्यान लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती चुड़ैल है और कहता है, अनर्थ, घोर अनर्थ, तू एक गर्भवती चुड़ैल है, फिर भी तूने गांव की गर्भवती औरतों को मारा। बता, क्यों किया तूने ये सब? हाँ, मैंने गांव की गर्भवती औरतों को मारा क्योंकि इन्होंने मेरी मदद नहीं करी। 2 साल पहले की बात है। मैं अपने पति सोहन के साथ और अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश रहा करती थी। शादी को कुछ टाइम बीत जाता है, मेरी सास मुझे बोलती है, अरे ओ करमजली नास पिटी कहीं की बांझ, शादी को इतना टाइम हो गया, कब मुझे पोते का सुख देगी? माँ जी मैं क्या करूं, हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं पा रहा। मुझे कुछ नहीं पता, अगर तूने मुझे पोते का सुख नहीं दिया तो तुझे घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं आप सबको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है वहाँ जाकर मर। ऐसा कहकर वो चली जाती है। वहीं मीना इस बात से परेशान होकर रोने लगती है। अपने पति विराट से भी वो कहती है, विराट जी, माँ जी मुझे बहुत कहती हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं जब तुम कुछ नहीं कर सकती? ये चीज हमारे हाथ में तो नहीं है ना। बताओ क्या करूं? यहाँ तो मुझे बोलती हो, वहां माँ बाबूजी सुनाते रहते हैं। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मीना के कोई बच्चा नहीं होता। तभी एक औरत उसे किसी हॉस्पिटल का पता बताती है। मीना वहां जाकर अपना इलाज करवाती है, जिसके 2 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खुशखबरी वो घर में सबको बता देती है। तभी उसकी सास उसकी नजर उतार के कहती है, अरे बहू, तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जीते रहे बहू। बहू, मैंने तुझे जो भी इतने टाइम पहले बोला, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, वक्त कुछ भी करा देता है किसी से, आप भूल जाओ और नन्हे मेहमान की तैयारी कीजिए। हाँ बहू। इस तरह उसके घर में खुशियां आ जाती हैं। वक्त बीतता है, मीना को 5 महीने बीत जाते हैं। एक बार वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी, तभी वहां पर उसका पैर फंस गया और वो लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारने लगती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ट्रेन आ जाएगी वरना। भैया मेरी मदद करो, मैं गर्भवती हूँ, कोई आकर बचाओ मुझे। मैंने इस बच्चे के लिए बहुत सपने देखे, कोई बचाओ, निकालो मुझे, कोई बचाओ प्लीज, ट्रेन आ रही है। अरे भागो भागो, ट्रेन आ रही है, हमें नहीं मरना। ट्रेन तेजी से मीना की ओर आ रही थी। यहाँ मीना अपने पैर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं आता और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तभी ट्रेन आती है और मीना की गर्दन कट जाती है, जिसकी वजह से वो और उसका बच्चा मर जाते हैं। बताओ क्या गलती थी मेरी? गांव वालों को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई।
मेरी तरह मेरे बच्चे की भी आत्मा भटक रही है। तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस गांव की किसी भी औरत को गर्भवती नहीं होने दूंगी। जिस तरह मैंने वो दुख सहा है, उस तरह बाकी सब भी वही दुख सहेंगे। और कितने लोगों की जान लेगी तू? गर्भवती गर्दन वाली चुड़ैल, अब तुझे जाना होगा। ये बोलते ही तांत्रिक उसे काली माता के त्रिशूल से उसके पेट पर वार कर देता है, जिससे चुड़ैल और उसके बच्चे को मोक्ष मिल जाता है। इस तरह गांव वाले चुड़ैल के डर से मुक्त हो जाते हैं और गर्भवती औरतें खुशी खुशी रहने लगती हैं।